जी काबिल सादा एहतराम नाजरीन, गौहर संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो बड़े दुखी दिल के साथ बात करनी पड़ेगी। वो है औरत का तलाक का हक, औरत का खुला का हक और औरत का खर्चा हासिल करने का हक और बाकी हुकूक जो कानून ने उसे दिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत तमाम अख्तियारात या हकूक औरत को हासिल हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू हम करते हैं कि तलाक का जो राइट है, आम तौर पर माशरे के अंदर कंसेप्ट ये है कि तलाक सिर्फ मर्द दे सकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप निकाहनामे को देखें तो निकाहनामे के अंदर एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर ये क्लियर तौर पर है कि मर्द अपना राइट ये औरत को तफवीज़ कर सकता है, और अगर वो राइट तफवीज़ कर देता है तो औरत भी उसी तरह से मर्द को तलाक दे सकती है जिस तरह से मर्द देता है। और वो तमाम तरीक़ाकार जो कल हमने तलाक के हवाले से मर्द का डिस्कस किया था कि क्या तरीक़ाकार होगा, उसी तरीके से औरत मर्द को तलाक देगी। दूसरा इसके अंदर पहलू आता है खुला का। आपने देखा कि खुला की रेशो जो है पाकिस्तान के अंदर ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दिया है और आपस के अंदर बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो गई है। इस अदम बर्दाश्त और टॉलरेट ना करने का जो रवैया है, और ख़ास तौर पर एक और एलिमेंट जो बढ़ती हुई मुल्क के अंदर महंगाई है, उसकी वजह से भी अखराजात या ख्वाहिशात शायद उस लेवल के ऊपर औरतों की पूरी नहीं की जा रही या करना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये क्योंकि किसी तरह से भी हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन कानून के अंदर जो अख्तियार है औरत का वो ये है कि अगर वो समझती है कि अल्लाह की हदूद के अंदर उस मर्द के साथ उसका गुजारा मुमकिन नहीं है, तो वो मुस्लिम फैमिली कोर्ट्स लॉ के तहत जो कोर्ट के अंदर रजू कर सकती है, और वहाँ दरख्वास्त देने के बाद जज साहब जो हैं वो पहली ही डेट के अंदर नोटिस के बाद एक मुसालहत की तारीख़ रखते हैं। मुसालहत से मुराद सुलह है, वो सुलह की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर दोनों पार्टियों के अंदर सुलह की गुंजाइश बाकी ना बचे तो फिर उसी तारीख़ के ऊपर खुला की हद तक केस को डिग्री कर दिया जाता है। गो के केस जो है उसी खुला के केस के अंदर औरत को हक हासिल है कि वो अपना मेंटेनेंस भी हासिल करे, वो अपना सामान जहेज़ जो दिया होता है वो भी उसी के दावे के अंदर वो भी मांग सकती है, अपना हक मेहर जो निकाह के दौरान तय होता है वो भी ले सकती है। यानी वो तमाम चीज़ों को, और अपने बच्चों के मुतल्लिक़ भी मुतालबा कर सकती है। यानी तमाम चीज़ों को कानून ने ये गुंजाइश निकाली है कि बजाय अलग अलग केसेस किए जाएं, वो एक केस के ज़रिए ही तमाम हकूक़ हासिल किए जा सकते हैं। दूसरे एंड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो जहां इस कानून का एक फ़ायदा है कि औरत को कम से कम तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि ये जो इतनी जल्दी डिवोर्स अफेक्टिव हो जाती है, उसका एक नुकसान ये होता है कि उससे रेशो बढ़ने में भी काफ़ी हद तक इस चीज़ का अमल दखल आया है। माजी में ये था जब प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल था तो उस दौरान सुलह का भी चांसेस ज़्यादा थे। दूसरी तरफ हम जब कानून की बात करते हैं तो तमाम सेक्शन 7 वाली जो प्रोविजंस हैं उसी तरह से एप्लीकेबल यहाँ भी हैं, इसको भी उसी तरह से मौसर कराना होता है। और अब हम बात करते हैं कि जो खर्चे का औरत का हक है कि वो मेंटेनेंस एक मर्द के ज़िम्मे है, और औरत से पैदा होने वाले बच्चों की खर्चे की जिम्मेदारी बाप के ऊपर होती है, और वो उसी ने उनको मेंटेन करना होता है। अगर कोई बाप ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता तो औरत के पास उसी फैमिली कोर्ट के अंदर राइट है, हक हासिल है कि वो वहाँ जा कर के अपना दावा करें, और फिर अर्ली नोटिस के बाद जैसा पहले एक अंटरम मेंटेनेंस यानी एक आर्जी मेन केस के फैसला होने से पहले की हद तक एक अंटरम मेंटेनेंस मुकर्रर कर देते हैं कि जब केस का मेन फैसला होगा तो बाकी तय होगा कि क्या रेशो होगी, क्या रेट होगा। उस दौरान केस चलने के दौरान इस रेशो पे आप खर्चा देंगे, ये वालिद के ज़िम्मे लगा दिया जाता है और वालिद उसको देने का पाबंद है। आगे इसके अंदर एक और सिचुएशन पैदा होती है जिसकी वजह से काफ़ी मर्द हजरात भी परेशान हैं, क्योंकि कोई चीज़ भी यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई बाप ऐसा होगा जो अपनी औलाद को ख़र्चा नहीं देना चाहता, लेकिन जो बढ़ती हुई महंगाई, दूसरे मुआशरती मसाइल, बेरोज़गारी, ये तमाम इश्यूज़ की वजह से
या किसी का बहुत प्रॉपर्टी का मालिक ना होना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी मर्द के भी बस में नहीं होती। और ऐसे मर्द हजरात जिनके पास ये वसाइल नहीं होते, उनको फिर जेल फेस करना पड़ती है। अब देखने वाली बात ये है कि कानून जो बना है उसमें उसको जेल तो भेज दिया, लेकिन जेल भेजना चाहिए अगर हालात उसके कंट्रोल में हों, कोई प्रॉपर्टी उसके पास हो और वो जानबूझ के खर्चा ना दे रहा हो, कोई उसकी इनकम हो और वो खर्चा ना दे रहा हो। अगर उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है और वो उसके नाम के कोई ऊपर प्रॉपर्टी भी नहीं है, या केस जब दायर हो गया तो उसके ऊपर बदनीति के ऊपर किसी शौहर ने अपनी जायदाद बेच दी कि मुझे बच्चों को खर्चा ना देना पड़े, तो ऐसे शख्स को ज़रूर जेल भेजना चाहिए। दूसरी सूरत में इसके ऊपर कानून में नज़रसानी की ज़रूरत है। अगले मौजू के ऊपर हम आते हैं, जिसके अंदर हमने देखा एक और काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि ये कोर्ट मैरिज का क्या कंसेप्ट है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो या मर्द हजरात जो कोर्ट मैरिज करते हैं, तो आम तौर पर तासर ये लिया जाता है कि शायद कोई जज साहब ने निकाह रजिस्टर रखा हुआ है और लोग जाते हैं और जज के पास निकाह दर्ज कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। कानून में एक ही निकाह रजिस्ट्रार होता है और वो एक वार्ड या एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक जितनी वार्डें होते हैं उतने निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, या गाँव होते हैं तो गाँव की हद तक एक रजिस्ट्रार होता है और उसी के ज़िम्मे होता है कि वो निकाह को रजिस्टर करें। जब लोग कोर्ट के अंदर निकाह रजिस्टर करवाने आते हैं तो वहाँ भी निकाह रजिस्ट्रार ही जो मुतलका काउंसिल का होता है उसी ने रजिस्टर करना होता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। जो निकाह करने आते हैं तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड निकाह रह जाते हैं, क्योंकि निकाह रजिस्ट्रार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते और ना ही उनके ऊपर कोई मुनासिब किस्म के गवाह होते हैं। वो किराए के गवाह डाल के तो निकाह करा देते हैं, जो कि बड़े जुल्म की बात है। इतना मुकद्दस जो काम है उसको बड़े साफ़ सुथरे अंदाज के ऊपर ही होना चाहिए। तो वो जो लोग भी निकाह अदालत के ज़रिए करते हैं उनको चाहिए कि किसी ज़िम्मेदार वकील की खिदमत हासिल करें और वो निकाह के अंदराज को यकीनी बनाएं। अब तो नादरा भी इसके सर्टिफिकेट और अंदराज करता है, बाकायदा एक सिस्टम बन गया है। तो इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि निकाह कानून के मुताबिक दर्ज हो चुका है। दूसरा, एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी होता है, जो लोग वालदैन की समटाइम देखते हैं कि वो कि ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है, मर्ज़ी के बगैर लड़कियां लड़के शादी करते हैं, तो उनको अपने आप को सिक्योर करने के लिए 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूर करवा लेना चाहिए। उसके अंदर मजिस्ट्रेट क्वेश्चन करता है कि क्या ये जो आप निकाह कर रही हैं या वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कर रही हैं, लड़की से पूछता है, और जो बयान दे रही हैं क्या इसके ऊपर किसी किस्म का आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, आपको किसी ने इन्फ्लुएंस तो नहीं किया। वो तमाम तसल्ली के बाद ये बयान रिकॉर्ड करता है। दूसरी सूरत के अंदर हमारे वकला हजरात ने एक और तरीका इसका निकाला है कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट के अंदर जाके वो पटिशन दायर करते हैं हैरेसमेंट की, कि मुझे हरासा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। तो उसके ऊपर भी जज साहब उनकी हाज़िरी मार करके तो उनकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि वो शी इज सेइंग दैट कि शी इज़ लाइकली टू बी हैरेस्ड बाय द पेरेंट्स एंड द पुलिस। तो वो उसकी वजह से भी ये फिर होता है कि वो एक स्टेटमेंट बयान आ जाता है कि इस खातून ने अपनी मर्ज़ी से ये शादी हासिल की है और वो किसी भी तरह की हरासमेंट से बचने के लिए खुद कोर्ट में आई थी। तो एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है दोनों पार्टीज़ को, इसलिए इसको कोर्ट मैरिज का नाम दिया जाता है। तो ये वो डिटेल्स थी जो हमने आपसे डिस्कस की इस मौजू के ऊपर। दूसरा, इसकी जितना भी हौसला शिकनी है वो करनी चाहिए, और फैमिली जो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मजबूत हमारी सोसाइटी के अंदर एक तस्वर है, वो यही है कि यहाँ फैमिली सिस्टम बड़ा मजबूत होता है और औरतों की ट्रेनिंग पेरेंट्स करते हैं कि आप जिस घर में जा रही हैं यहाँ से आपने मरने की सूरत में ही वापस आना है, तलाक लेके वापस नहीं आना या खुला लेके नहीं आना। इसी तरह की काश मर्दों की भी ट्रेनिंग की जाए कि वो भी अपने घर को इसी अंदाज से बचाएं और उनको पता हो कि जो वो शादी कर रहे हैं
وہ ان کی موت کی صورت میں ہی ختم ہوگی، اور اس کو ہر طرح سے نبھانا ہے، برداشت بھی جہاں ضرورت پڑے کرنا ہے، رسپیکٹ بھی اپنے اسپاؤس کو دینی ہے، بیوی کو دینی ہے، اور یہ ٹریننگ جتنی عورتوں کے لیے ضروری ہے اتنی مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، تاکہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک مضبوط فیملی سسٹم کی جائے، اور جو گھر ٹوٹتے ہیں، جو نقصان اولاد کو اور بچوں کو ہوتا ہے، جو ان کی پرسنالٹی کے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں، بجائے کمیاں رہنے کے ان کو بھرپور تربیت ملے اور وہ بہترین پاکستان کے شہری بنے۔ اور جس شخص کو بھی آپ نے دیکھا ہمیشہ گھر سے سکون ہوتا ہے، وہ باہر بڑے سے بڑے مسائل کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا تو کسی بھی شخص کے لیے زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ کوشش کریں کہ ہمیں گھر سے چیلنجز درپیش نہ ہوں، اور یہ شوہر اور بیویاں دونوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، بیویوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ جو میرا شوہر تمام محاذوں پہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، روزگار کے لیے کوشش کرے گا، ہمارے لیے ہی جائے گا، اور بلیو رکھنا ہوگا کہ ہمارے لیے جو اتنی محنت کر رہے اور سب کچھ کر رہے، اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے شوہر ملک سے باہر کمائی کے لیے ان کی خاطر جاتے ہیں، ان کے اوپر اور بھی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ان کے شوہروں نے ڈیووٹ کیا ہوتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ کریں اور اپنے شوہروں کی عزت کا تحفظ کریں۔ اسی تمام جو گفتگو آج ہم نے کی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کر سکیں کوسچن آف لاء کے اوپر بھی لوگوں کو، اور دوسرا اس بات کے اوپر بھی ایجوکیٹ کر سکیں کہ کیا ہماری ذمہ داریاں ہونی چاہیے ٹوورڈز فیملی اینڈ ٹوورڈز دی کنٹری۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ جس کی آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک دیں گے، اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، ٹیک کیئر۔